अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें देखो, सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोस होता है, मतलब वो नॉर्मल सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा नॉर्मल सेल्स होते हैं। जो कोलोनकाइमा उसकी सेल वॉल्स में पेक्टिन होता है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल जो प्लांट सेल होता है उसकी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन, प्रोटीन। ये अब जो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है उनके अंदर होता है लिग्निन। ठीक है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाती हैं। ये दोनों है लिविंग सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा डेड, और डेड है तो सपोर्ट में काम करता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख लो, ये चीज़ देख लो। सबसे पहले जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, वो सिर्फ डाइकोट प्लांट से देखने को मिलता है। डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मोनोकोट इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। देखो सीक्वेंस जो है ना एवोल्यूशन का, उसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आते, देखो सबसे पहले एल्गी आता है, फिर फंजाई आता है, फिर ब्रायोफाइट आता है, फिर टेरिडोफाइट आता है, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर पहले डाइकोट आए थे और फिर मोनोकोट आए थे, तो मोनोकोट ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उन्हें सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से साइज़ ग्रोथ में बढ़ता है प्लांट का, उनको उस तक की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड है, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में नहीं होता। और जो लेटरल रूट्स हैं वो पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली क्यों? क्योंकि रूट्स हैं वो धरती के नीचे हैं, तो अंदर है ना, तो ओरिजिन एंडोजीनियस होता है लेटरल रूट्स का। अब जो लेटरल स्टेम है वो धरती के बाहर है, मतलब एक्सोजीनियसली। ठीक है, तो जो लेटरल स्टेम्स होती हैं वो एक्सोजीनियसली अराइज होती हैं फ्रॉम कॉर्टेक्स। तो जो लेटरल रूट्स हैं वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, और जो लेटरल स्टेम है वो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब ये रहा अगला, ये देखो एक बार। जो रूट है, रूट का सीक्वेंस है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, जाइलम और फ्लोएम विच आर वेस्कुलर बंडल्स। और जो एंडोडर्मिस है उसके नीचे का जितना भी पार्ट है उस पूरे के पूरे पार्ट को स्टील कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस है एपिडर्मिस बाहर की तरफ कवरिंग, फिर बीच में जो ढेर सारा पोर्शन होता है वो उसको कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स। तो जो रूट्स होती हैं, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होता भाई, एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले हम पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम के बारे में, आफ्टर दैट रूट्स। क्योंकि जब हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो पहले उसे ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे ना, फिर उसे उखाड़ेंगे और फिर नीचे जड़ें आएंगी, तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो पहले स्टेम पढ़ेंगे फिर रूट्स पढ़ेंगे। और उसमें भी सबसे पहले डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होती है, और जो डाइकोट और मोनोकोट रूट्स हैं, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती। ये तीन पार्ट्स देखो, डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होती है सबसे बाहर, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या स्पेरेंस स्ट्रिप्स होती है सुबरेन की, जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब वाटर एस्केप नहीं कर सकता उसके थ्रू। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चलता है कि जो जाइलम होता है ना वाटर कंडक्शन के लिए, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन काटते हैं ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो जो सेंटर होता है उसकी तरफ जाइलम प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, क्योंकि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से हमने बाहर की लेयर हटा दी थी, तो वो स्वेलिंग आ गई थी, जिसका मतलब है कि जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जाइलम अंदर की तरफ होता है। तो डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होता है, मोनोकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होता है, बट जो रूट है, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखो कि डाइकोट स्टेम के अंदर सारे डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, बट जो मोनोकोट है उसके अंदर सारी की सारी सेल अनडिफ्रेंशिएटेड है, और जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सेल्स के अंदर मतलब वाइडली स्प्रेड है। ठीक है जी, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मोनोकोट स्टेम के अंदर
वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अब से डाइकोट रूट है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है मतलब वो थानोस है, और थानोस में मज़ा नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ तो है पर उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं है मतलब पिथ नहीं है, और पिथ नहीं है इसका मतलब क्या है? मज़ा नहीं है मतलब पिथ जो है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस है। तो जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जो थानोस है, थानोस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो हो रही है पर उसके अंदर मज़ा नहीं है। पिथ को हिंदी में मज़ा कहते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ा था सबसे बार एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स जनरल कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है। ऊपर की तरफ हाइपोडर्मिस होता है, रूट के अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर होता है। ठीक है, फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं विच आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबरिन इन देयर सेल वॉल्स, और वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है क्योंकि वाटर उसके अक्रॉस मूव नहीं कर पाता। फिर आती है एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल की एक लेयर। पेरिसाइकिल के बाद आता है अपना जाइलम और फ्लोएम, और फिर सेंटर में आती है पिथ। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले सीक्वेंस है इसको उल्टा कर देंगे। जाइलम और फ्लोएम आता है, फिर पिथ आता है। वैसे सीक्वेंस कोई पूछ नहीं रहा, पर वैसे भी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है सिर्फ। और स्टील जो है एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी रीजन है उस पूरे रीजन को हम स्टील कहते हैं। ये बात याद रखना कि जो स्टील है उसके अंदर हम एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बस। और इसके बारे में हमने देख लिया, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती। और मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देख लो, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट बॉडी इज पेरेन्काइमेटस, सो दे डू नॉट नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा सेल्स, बट एपिकल नहीं कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट्स को पेरेन्काइमा सेल्स तक की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट के लिए स्लेरेन्काइमा की ज़रूरत तो है ही नहीं, साथ ही साथ पेरेन्काइमा की ज़रूरत भी नहीं है, जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। स्लेरेन्काइमा तो खैर होता ही है, सब में होता है, इन्हें पेरेन्काइमा नहीं होती है क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पेरेन्काइमा। ठीक है, अगला पॉइंट, बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ शूट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ग्रासेस। ठीक है जी, एपिकल मेरिस्टेम तो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम है, शूट की इलोंगेशन के लिए हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में मिलता है, ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम तो उड़ गया, तो फिर इलोंगेशन वापस कैसे होगा, ग्रास की रीग्रोथ कैसे होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हेल्प से। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम से नीचे होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रास रीग्रोथ कर पाती है, और इसे भी प्राइमरी मेरिस्टेम ही कहते हैं। जो डाइकोट रूट, इम्पॉर्टेंट रूट ही नहीं पर जो डाइकोट अपने होते हैं प्लांट्स, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिकर होते हैं और थानोस होते हैं। थानोस में सेकेंडरी ग्रोथ तो है पर मज़ा नहीं है, मतलब पिथ स्मॉलर इनकॉन्स्पिकुअस होती है। और जो नंबर ऑफ बंडल्स हैं, जाइलम बंडल्स, वो भी 2 to 4 ही होते हैं, मैक्सिमम 6 रहते हैं। और जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम बंडल्स का नंबर बहुत सारा होता है क्योंकि वो इतने बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है, इसलिए उनके अंदर जाइलम बंडल्स का जो नंबर होता है वो 6 से ज़्यादा रहता है, बट जो डाइकोट है उनके अंदर मैक्सिमम 6 रहेगा। अब हम वेस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं, जाइलम की। जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम किसी प्लांट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वो सेंटर की तरफ होगा, इसलिए वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स रूट आर डीपर एंड जाइलम इज़ वेल डेवलप्ड। ठीक है, वेयर एन हाइड्रोफाइट्स जाइलम पुअरली डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि उनके जितने सेल्स हैं हाइड्रोफाइट्स के, वो सबके सब वाटर के कॉन्टैक्ट में, तो अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अपना फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उन्हें जाइलम की ज़रूरत ही नहीं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे मीडियम में, पूरे एनवायरनमेंट में, इमीडिएट एनवायरनमेंट में उनके पूरे हैबिटेट के अंदर वाटर ही वाटर है। ठीक है जी, ये था पॉइंट। अब जो जाइलम है उसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और ट्रैकीड्स जाइलम
से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर देख लो क्या सब दे रखा है। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जाइलम के, वो होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर तो सिंपली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फाइबर्स फंक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट टू बोथ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, बट दे प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू वेसल्स। तो जो मेन कंपोनेंट है वाटर कंडक्शन के लिए वो होता है वेसल, और वेसल का साइज़ भी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड। ट्रैकीड छोटी सी होती है, वेसल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर एनसीईआरटी में डायग्राम में भी देख रखा है, जो ट्रैकीड है उसका साइज़ बहुत छोटा है, और जो दूसरा है अपना, ये देखो वेसल है वो बड़ी है, ट्रैकीड छोटी छोटी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जाइलम के कंपोनेंट्स। अब आते हैं हम फ्लोएम के कंपोनेंट्स की तरफ। फ्लोएम में होते हैं अपने पास कंपेनियल सेल्स होते हैं, और सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं मेन, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में, सॉरी फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट करता है उन ट्यूब्स को बोलते हैं सीव ट्यूब्स। कंपेनियल सेल्स इनके क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं क्योंकि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवा सकें फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा वही सेम काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके जाइलम में वेसल नहीं होता, और उनके फ्लोएम में कंपेनियल सेल्स नहीं होते, ठीक है। इन टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिन कंपेनियल सेल्स की जगह उनके अंदर होता है एल्बुमिनस सेल्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स वेस्कुलोबेंडर के जाइलम में वेसल्स नहीं होते और फ्लोएम में पैरेन्काइमा में नहीं होता, बट एक्सेप्शन है नेटम, इफीड्रा और वेल्विशिया। ये सबसे ज़्यादा एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है जिनके अंदर कंप्लीट वेस्कुलोबेंडर्स होते हैं, मतलब उनके जो जाइलम है उनके अंदर वेसल भी होगा और फ्लोएम के अंदर कंपेनियल सेल्स भी होगा। सिर्फ ये तीन ही एक्सेप्शंस हैं, नेटम, इफीड्रा और वेल्विशिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होती है। परमानेंट में एबिलिटी ऑफ डिवीजन लैक, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। मेरिस्टेम्स अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं और परमानेंट डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। मेरिस्टेम्स उसी रीजन में पाए जाते हैं प्लांट की जहाँ पर यंग सेल्स होते हैं, जहाँ पर ग्रोथ प्रोमिनेंट होती है, एज इफ शूट टिप एंड रूट टिप। और जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर मेन फंक्शनल काम होता है। अब ये देखो मेरिस्टेम एक और तरीके से। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, सबसे पहले बनता है हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्रो मेरिस्टेम से बनता है, प्रो मेरिस्टेम किसी काम का नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से। अब इसके अंदर डी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। तो ये परमानेंट जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो चुका था, ये वापस मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। तो पहले प्राइमरी था तो अब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। अब मेरिस्टेम के अंदर फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है परमानेंट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन, तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अब पहले प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में देख लो। डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, किसी काम का वर्ड नहीं है। डेवलप ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, सही है एकदम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सही है। डेवलप फ्रॉम मैच्योर टिश्यू, ये भी सही है। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था उसी से डेवलप हुआ था ना सेकेंडरी मेरिस्टेम, सही बात है बिल्कुल। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ दैट इज़ इंक्रीज इन लेंथ, प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज इन लेंथ का रिस्पॉन्सिबल है, बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप हुआ था। जब हम बात करते हैं गर्थ में इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज इन गर्थ, वो भी तो मेरिस्टेम सेल्स ही करेंगे, ये थोड़ी परमानेंट सेल्स कर लेंगे। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेवलप ड्यूरिंग लेट स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ इंक्रीज, सही लिखा है एकदम। और ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स मैच्योर टिश्यू, मतलब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। अब इनके एग्जांपल्स देख लो। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं एपिकल मेरिस्टेम,
इंटर कैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो एपिकल मेरिस्टेम समझ आया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम समझ आया, अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस दिख रहा है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका एग्जांपल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब एक कहानी देखो, इंट्रा और इंटर है, तो पहले इंट्रा आया, फिर बाद में इंटर आया। पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आया, बाद में उसके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आया होगा कभी स्टेज, किसी अलग स्टेज पे जाके। तो पहले अपने अंदर, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों को उपदेश देना। ठीक है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले आया तो मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम बाद में आया। ठीक है ना, क्योंकि उपदेश दूसरों को बाद में देना चाहिए, पहले खुद को सुधारने के बाद। ठीक है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में आया तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट है। और इसकी और भी एग्जांपल्स है, कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम और कॉर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। वेस्कुलर कैम्बियम तो है ही। ठीक है जी, ये जो है ना, ये जितने भी कैम्बियम दे रखे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ का पूरा। ठीक है, बस हम इसमें थोड़ा मॉड्यूल से जो स्ट्रक्चर्स हैं डाइकोट रूट के, मोनोकोट, डाइकोट स्टेम के, मोनोकोट स्टेम के और रूट्स के, वो देखेंगे, और लीफ के स्ट्रक्चर देखेंगे बस।